जय हिंद जय भारत। आज वीडियो हम करेंगे क्लास 10 का टॉपिक कार्बन एंड कंपाउंड। इसमें हम जानेंगे कार्बन किस तरह से कंपाउंड बनाता है, कार्बन की प्रॉपर्टी क्यों है, कार्बन इतने सारे कंपाउंड क्यों बनाता है, कार्बन की यूनिकनेस क्या है, सब हम जानेंगे। किस तरह से कार्बन के स्ट्रक्चर बनते हैं, क्या नेमिंग होती है, सब हम जानेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले कार्बन एंड कंपाउंड चैप्टर डील करता है कार्बन और उसके जो जो कंपाउंड्स वो बनाता है वो सब के बारे में डील करता है। कार्बन की मैं बात करूं, डिस्कवर्ड बाय डैनियल रदरफोर्ड, C.W. सीलर, कैवेंडिश ने। हालांकि कई सारे साइंटिस्ट जो है अलग अलग टाइम पे उन्होंने क्रेडिट लेना चाहा कि डिस्कवरी मैंने करी। और आप गूगल में जब आप सर्च करोगे कार्बन वर्ड डिस्कवर्ड बाय, तो बहुत अलग अलग टाइम पे अलग अलग साइंटिस्ट के नाम आएंगे, पर मेनली हमें यही रखना है कि डैनियल रदरफोर्ड ने, सीलर और कैवेंडिश ने मिला के कार्बन की डिस्कवरी। दूसरा सवाल है थ्योरी क्या है, कार्बन आया कहीं से तो आया होगा धरती पे, डिस्कवर तो उन्होंने खोजा कि कहीं पे आया कहां से। थ्योरी कहती है कि बहुत कई 4.4 बिलियन ईयर साल पहले, बहुत सालों पहले प्लेनेट आपस में टकराया था, दो प्लेनेट आपस में टकराए और वहां से जो भी टकराने से हमारा कार्बन प्रोड्यूस करा। ह्यूमन बॉडी की बात करें यानी मानव शरीर की बात करें तो उसमें कितना 18.5% कार्बन, एक बड़ा हिस्सा कार्बन का है। ठीक है, मेटल नॉन मेटल में बात करें तो कार्बन एक नॉन मेटल होता है। एटॉमिक नंबर है ना, एटॉमिक नंबर उसका होता है 6। तो जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही प्रोटॉन होते हैं, उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, एटॉमिक नंबर कितना इसका 6। इलेक्ट्रॉन बराबर, एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन बराबर एटॉमिक नंबर। तो देखो अगर एटॉमिक नंबर 6 आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन भी इसमें 6 ही होंगे, प्रोटॉन भी इसमें 6 ही होंगे। न्यूट्रॉन क्या होता है, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, है ना। मास नंबर को ए से लिखते हैं जेड से, तो मास नंबर 12 में से 6 गया 6, तो न्यूट्रॉन भी 6 हो गए। मास नंबर मैंने आपको बता दिया इसका होता है 12। कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं, किस ऑक्टेट में कितने आते हैं, तो पहले वाले में आते हैं 2 और दूसरे वाले में आते हैं 4। ये तो आपको पता है ना, 2n² रूल लगता है, बोर ने बताया था जो। हाँ, तो उसके हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 2 और 4। नॉन मेटल होता है, एटॉमिक नंबर 12 होता है, नहीं एटॉमिक नंबर 6 होता है, मास नंबर 12 होता है। कार्बन हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंट क्या है भाई, कार्बन हमारे पास नहीं होगा तो क्या होगा, देखो इट इज द मेन प्रेजेंट एलिमेंट प्रेजेंट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का मेन एलिमेंट प्रेजेंट, कैसे डीएनए का नाम सुना होगा जिसमें आप हेरिडिटरी कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं, आरएनए का सुना होगा राइबोन्यूक्लिक एसिड, डीएनए डीऑक्सीराइबो, सारे के सारे में क्या होता है कार्बन। जितने भी आप घर में फ्यूल जलाते हो, जैसे आप कोल, ऑयल, नेचुरल गैस, सब में कार्बन होता है। ऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक कार्बोहाइड्रेट में कार्बन होता है, प्रोटीन में कार्बन होता है, फैट में होता है, अल्कोहल जो बहुत ज्यादा भारी मात्रा में चलती है ऑल ओवर द वर्ल्ड, जिसे आप हिंदी में दारू कहते हो, चाहे ग्रीन लेवल की बात करो, पार्टी स्पेशल, वेट्सनैन, जो मर्जी पीते हो आप, सबके सब में क्या होता है हमारा कार्बन प्रेजेंट होता है। विनेगर होता है, ग्लूकोज में भी कार्बन होता है, जितने भी खाने वाली चीजें उनमें भी कार्बन। तो इससे हमें पता लगता है कार्बन का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस हमारी ह्यूमन लाइफ में। प्रॉपर्टीज की बात करूं तो 4 प्रॉपर्टीज होती है इसकी। पहली होती है टेट्रावैलेंसी, सेकंड है कैटिनेशन, तीसरा है पॉलीमराइजेशन, चौथा है आइसोमेर। अगर शॉर्टकट में बताऊं, हालांकि आगे जाके वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगा चारों प्रॉपर्टीज को, शॉर्टकट समझते हैं। टेट्रावैलेंसी का मतलब इसकी वैलेंसी 4 होगी। कैटिनेशन का मतलब होता है कार्बन कार्बन आपस में जुड़ के बहुत लंबी चेन बनाते हैं, 1 को मिथ, 2 को 3 को प्रोप, 4 को ब्यूट, ऐसे करके 1000 तक भी चेनें जा सकती हैं। पॉलीमराइजेशन होता है छोटे छोटे मोनोमर्स टुकड़े आपस में कंपाउंड बड़े छोटे जुड़ के बड़ा पॉलीमर्स बनाते हैं, उसे कहते हैं पॉलीमराइजेशन। आइसोमेरिज्म होता है कि कंपाउंड को सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है बट उसको लिखने का अलग अलग स्टाइल होता है, अलग अलग स्ट्रक्चर होता है। आगे जान के सारे इस वीडियो में सारे मैं बताता हूँ आपको, डिस्कस करेंगे कौन कौन सी प्रॉपर्टी कैसे। आगे वीडियो में डिटेल में डिस्कस करके आपको बताऊंगा कौन सी प्रॉपर्टी किस तरह से यूज होती है। अब हम समझेंगे सारी की सारी प्रॉपर्टी लाइन वाइज, है ना। पहला चलते हैं टेट्रावैलेंसी। टेट्रा का मतलब होता है 4, वैलेंसी होती है कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। जनरली करा क्या जाता है, अगर कोई भी एलिमेंट हो, मान लो कोई भी एलिमेंट हो, मान लो आपको एल्यूमिनियम दे दूं मैं, कॉन्फ़िगरेशन है 2 8 3 13 एटॉमिक नंबर होता है। तो अगर वैलेंस शेल, जो लास्ट वाले शेल में जो इलेक्ट्रॉन आते हैं उसे कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। 4 से कम है तो वही वैलेंसी है, 4 से ज्यादा है तो वैलेंसी माइनस करके निकलती है 8 में से। जैसे इसकी वैलेंसी 4 से कम है 3 आ गई। मान लो या नाइट्रोजन होता है एटॉमिक नंबर 7, तो 2 और 5, 5 जो है 4 से ज्यादा है तो 8 में से 5 गया 3। ये बात समझ आ गई। तो कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड वो बॉन्ड होता है जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, मतलब ना ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन दे सकता ना ले सकता ना। वाई कार्बन डू नॉट गेन 4 इलेक्ट्रॉन, देखो कॉन्फ़िगरेशन कार्बन का बना 2 और 4। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा सर या ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो 8 हो जाएंगे, या 4 लूज कर दे, पर ये दोनों भी कुछ नहीं कर पाता। फिर दूसरा सवाल आता है कि यार
हमने तो ये पढ़ा है कि मेटल्स आर द एलिमेंट विच फॉर्म पॉजिटिव आयन बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, नॉन मेटल द एलिमेंट विच फॉर्म नेगेटिव आयन बाय द गेन ऑफ। जब ये लूज और गेन नहीं कर रहा तो नॉन मेटल कैसे बनता है? देखो नॉन मेटल मेटल की डेफिनेशन में एक थ्योरी और भी थी कि जो प्रॉपर्टीज होती है नॉन मेलेबिलिटी, मतलब कैन बी नॉट बी बीटन बाय हैमर, नॉन सोनर साउंड प्रोड्यूसिंग होता है, नॉन डक्टाइल वायर में ड्रॉनिंग, वो सारी की सारी प्रॉपर्टी कौन शो करता है? कार्बन, इसलिए इसे नॉन मेटल माना जाता है। देखो अब क्यों नहीं करता, देखो कार्बन का टॉपिक नंबर 6 है तो इसका न्यूक्लियस तो होगा, और न्यूक्लियस में मतलब 6 प्रोटॉन है, ठीक है। अब अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर लो, सपोज 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? अभी पहले कितने इलेक्ट्रॉन थे? 6 ही थे। अब 4 गेन कर लिए तो कितने आ गए? 10 इलेक्ट्रॉन। अब ये आपको पता है प्रोटॉन का इलेक्ट्रॉन पे ताकत लगती है। अब क्या 6 प्रोटॉन वाले कार्बन का पॉसिबल है कि 10 इलेक्ट्रॉन को संभाल पाना? यार तुम घर पे खाना बना रखे हो 6 बंदों का, अचानक से 10 आदमियों को खाना ढंग से बटेगा नहीं। उसी तरह से अगर 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो उसके पास तो भाई 10 इलेक्ट्रॉन को संभालना है, सिर्फ 6 प्रोटॉन ने, ताकत लग नहीं पाएगी, जो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। इसलिए कार्बन डू नॉट गेन 4 इलेक्ट्रॉन। फिर सवाल है चलो गेन नहीं करता, लूज कर दे। लूज करने के लिए इसको बहुत एनर्जी लिबरेट करनी पड़ेगी। कार्बन का साइज बहुत छोटा होता है, कार्बन का साइज बहुत छोटा है, बीइंग ए स्मॉल एटम इट कैन नॉट एक्सपेंड दैट मच अमाउंट, इसलिए लूज भी नहीं कर पाता ना गेन कर पाता, इट बिहेव ऐसा नॉन मेटल। ठीक है, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी थी हमारी कैटिनेशन। कैटिनेशन क्या होता है? कैटिनेशन होता है द प्रॉपर्टी ऑफ सेल लिंकिंग ऑफ कार्बन। सेल्फ लिंकिंग का मतलब अपने आप कार्बन 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 जुड़ जाते हैं और लंबी चेन बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं? कैटिनेशन। दोबारा बोलूं, द प्रॉपर्टी ऑफ सेल लिंकिंग ऑफ कार्बन एटम टू फॉर्म लॉन्ग चेन इज कॉल्ड कैटिनेशन। और भी कंपाउंड्स हैं, सिलिकॉन, वो भी कैटिनेशन शो करता है, पर जो चेन बनाता है बहुत मजबूत नहीं होती, बहुत लंबी नहीं होती, बहुत ड्यूरेबल नहीं होती, इसलिए कार्बन कैटिनेशन में ज्यादातर कार्बन का ही नाम लिया था। अब कैसे कैसे जुड़ सकते हैं कार्बन कार्बन? सबसे पहले स्ट्रेट चेन में कार्बन 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 लगाते हो, कार्बन लगाते हो, खत्म नहीं होगा कार्बन। ब्रांच का मतलब एक टहनी से निकली होगी, देखो नीचे के, देखो 4 कार्बन इधर लगा दिए, एक नीचे को लगा दिया, ब्रांच होगी। ब्रांच का मतलब क्या होता है? टहनी, तो ऐसे करके नीचे लगा दी, ठीक है। क्लोज चेन में कि भाई कार्बन कार्बन बंद हो, है ना, आगे जाके बताऊंगा, इसका नाम साइक्लोप्रोपेन होगा, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लो, ये आगे समझाऊंगा मैं। बात समझ आ गई कि क्लोज चेन मतलब कहीं से भी अनबॉक्सिंग ना हो रखी, बिल्कुल बंद हो, बिल्कुल पैक हो, कहीं से भी टूटा नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने कहा ये भी तो नहीं, हमें हर जगह से क्लोज होना चाहिए, कहीं से भी आपका खुला नहीं होना चाहिए। अगर खुल गया तो फिर ये साइक्लोनिक कहलाएगा, कुछ और कहलाएगा, ठीक है। क्लोज चेन होनी चाहिए। ये बात 2 प्रॉपर्टी समझ आ गई। तीसरा है पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन में क्या होता है? छोटे छोटे कंपाउंड्स। अच्छा, पॉलीमराइजेशन जो है कार्बन के कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी है। जो कंपाउंड क्या होता है? कार्बन किसी भी एलिमेंट के साथ जब कुछ फॉर्म करता है उसे क्या कहते हैं? कंपाउंड। तो ये पॉलीमराइजेशन जो है कार्बन के कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। चलिए, मतलब जैसे इथिन प्लस इथिन गिव पॉलीथिन, देखो ना, इथिन का फॉर्मूला एल्कीन है, भाई इन आ रहा है तो डबल बॉन्ड आएगा, ये होता है। एन मतलब बहुत सारे इथिन मिला के इन्होंने क्या बनाया? ये बना दिया। इसके एन को, इसका नाम क्या होता है? पॉलीइथिन। भाई आपको ये तो पता होगा ना, पॉलीइथिन, पॉलीथिन का मतलब है बहुत सारे इथिन है। ये वर्ड जो होता है ना बच्चे, पॉली का मतलब ही एक से ज्यादा है। मैथ में आप पढ़ते हो पॉलीगन, मैनी साइडेड फिगर। पॉलीगैमी पढ़ते हो आप किसमें? सिविक्स में, इसकी एक से ज्यादा शादी हो, मैरिज, है ना। पॉलीमर्स पढ़ते हो, पॉलिनोमियल पढ़ते हो, ऐसे करके पॉली का मतलब ही एक से ज्यादा है, तो पॉलीथीन मतलब एक से ज्यादा जब ये बना देगा। बात समझ आ गई, ठीक है। और इस पूरे प्रोसेस को, उस केमिकल रिएक्शन को, केमिकल प्रोसेस का कहते हैं पॉलीमराइजेशन। और इसको क्या कहेंगे? मोनोमर। जिन छोटे टुकड़ों कंपाउंड से मिलके बनेगा, इसे आप कहोगे पॉलीमर, तो हर किसी के आगे मर लगा देना बस, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आइसोमेरिज्म। आइसोमर्स क्या होते हैं? कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आर कॉल्ड आइसोमर, और इस प्रॉपर्टी कहते हैं आइसोमेरिज्म। एग्जांपल देखो, पेंटेन है, इसका फॉर्मूला होता है C5H2। तो आपको पता है ना एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2। पुट करके देख लेना भाई, n की वैल्यू 5 रखोगे तो C5H12 आएगा, ठीक है। आपने कहा सर स्ट्रेट चेन बना लेते हैं। जब आप इसको काउंट करके देखो, 1 2 3 4 5, C5H12, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये वाला होता है, इसे कहते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखो स्ट्रेट है, बिल्कुल सही है, सही आ रहा है। किसी ने कहा यार 5 में एक लाइन में न लगा के एक काम करता हूं, मैं ऐसे करता हूं, 3 एक लाइन में लगा दी, देखो ये तीनों, 1 2 3 और एक ऊपर एक नीचे। अभी भी आप गिनोगे कार्बन 5 ही, H12 ही है। किसी ने कहा ऐसा भी मत कर, मैं 3 कार्बन लगाऊं, मैं 4 कार्बन एक साथ लगा दूंगा और नीचे ब्रांच में लगा दूंगा, तो ये भी सही है भाई। तो जब आप देखोगे सबको काउंट करके
कार्बन मेरे उतने आएंगे 5 कार्बन H12। तो जिन कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सबका C5H12 है बट स्ट्रक्चर फॉर्मूला डिफरेंट है, दे आर कॉल्ड आइसोमर्स, और इस प्रॉपर्टी को क्या कहता है, आइसोमेरिज्म। अब हम पढ़ेंगे एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन के बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे एलोट्रोप्स क्या होता है। एटम्स ऑफ एन एलिमेंट दैट हैज सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकली प्रॉपर्टीज की सेम होती है पर फिजिकली प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है, उसे क्या कहते हैं, एलोट्रोप्स। ठीक है ना। जैसे कार्बन के एलोट्रोप्स की बात करूं, 3 एलोट्रोप्स होते हैं, डायमंड, ग्रेफाइट और बकमिनिस्टर फुलरिन, शॉर्टकट में फुलरिन भी कहते हैं। ये दोनों तो आपने सुने होंगे, बहुत कॉमनली यूज किया था, डायमंड, ग्रेफाइट, और बकमिनिस्टर फुलरिन का नाम आपने बहुत कम सुना होगा। एक एक करके जानते हैं इसके बारे में। सबसे पहले देखिए डायमंड के बारे में जानते हैं। क्रिस्टल स्ट्रक्चर इज आइसोमेट्रिक। आइसोमेट्रिक का मतलब होता है कि कार्बन के एटम सेम वे में अरेंज होते हैं पूरे के पूरे डायमंड में। ऐसा नहीं कि कहीं पे अलग तरह से अरेंज हो, कहीं पे अलग। पूरे स्ट्रक्चर, जिस तरह का स्ट्रक्चर होता है इसका, सारे के सारे क्या सेम वे में अरेंज होते हैं। सेकंड एक्सिस है 3D नेटवर्क विद स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स। 3D का मतलब आपको पता है 3 डायमेंशनल नेटवर्क। कोवेलेंट बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड वाला बॉन्ड होता है जो बनता है म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। थर्ड है हार्ड इन नेचर। ये तो आपको पता है डायमंड बहुत हार्ड होता है। मेल्टिंग पॉइंट इसका बहुत हार्ड होता है, सॉरी हाई होता है, क्योंकि इसमें स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। जितने ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होंगे उस चीज को मेल्ट करना उतना ज्यादा मुश्किल होगा, इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। फोर्थ है शाइन्स इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। अब आप सबको तो ये बताइए कि यार डायमंड जो शाइन करता है, जिस पर लाइट पड़ती है, पर किस वजह से? 2 फिनोमेनन होते हैं, एक होता है रिफ्रैक्शन और एक होता है डिस्पर्शन। रिफ्रैक्शन क्या होता है कि जब लाइट रेस एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, जिस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कम होती है उसे क्या कहते हैं हम? डेंसर मीडियम। जिस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होती है उसे कहते हैं रेयर मीडियम। तो जब भी लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी उसकी स्पीड चेंज होगी। ठीक है। और डिस्पर्शन क्या होता है? स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर्स। जैसे किसी भी लाइट को अगर आप 7 कलर्स में विबग्योर में टूट जाती है उसे कहते हैं डिस्पर्शन। तो दोनों फिनोमेनन रिस्पॉन्सिबल होते हैं डायमंड के शाइनिंग इफेक्ट के लिए, जिसकी तरह से प्रिज्म की तरह काम करता है। बैड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाता। 6th पॉइंट है यूज्ड इन मेकिंग ज्वेलरी। और ज्वेलरी में देखो शाइनिंग इफेक्ट क्रिएट करता है। क्यों करता है? स्पार्कलिंग सरफेस होता है जिसकी वजह से इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज्यादा हाई होता है और ये एक शाइनिंग इफेक्ट क्रिएट करता है। सेकंड एलोट्रोप्स की बात करूं तो मैं दूसरा मेरा होता है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का लेयर स्ट्रक्चर, उसमें 6 कार्बन एक रिंग की फॉर्म में अरेंज होते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 हेक्सागोनल बोलते हैं इसको। फिर देखो 1 2 3 4 5 6 1 2 ऐसे करके पूरा स्ट्रक्चर चलेगा, बहुत लंबा स्ट्रक्चर बन जाए, पर अरेंजमेंट कुछ तरह से होगा। ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड विद 3 अदर कार्बन एटम इन ऑर्डर टू फॉर्म हेक्सागोनल रिंग। हर कार्बन एटम जो है 3 अदर कार्बन एटम से होगा और हेक्सागोनल रिंग टाइप की बनेगी। देखो रिंग टाइप बन रही है। सर्व्स एज गुड कंडक्टर हीट इन इलेक्ट्रिसिटी। इसके लेयर्ड, देखो ये जो लाइन है देखो, गुड कंडक्टर हीट इन इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए क्यों होता है? क्योंकि इसका लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। कहीं पे लिखा भी होगा, मैंने नहीं लिखा, चलो कोई। इसका एक लेयर टाइप का स्ट्रक्चर होता है जिसकी वजह से क्या है, अच्छा कंडक्टर होता है हीट इन इलेक्ट्रिसिटी। एक इलेक्ट्रोप जो देखो डायमंड, ये बैड कंडक्टर है, दूसरा वाला गुड कंडक्टर है, ऑल बिकॉज ऑफ देयर स्ट्रक्चर। ड्राई लुब्रिकेंट की तरफ इस्तेमाल करा जाता है। तीसरा मेरा है फुलरिन। बकमिनिस्टर फुलरिन नाम था साइंटिस्ट का, उनके नाम पे रखा गया। इट एक्सिस्ट एज ए होलो केज विद इन द फॉर्म ऑफ स्फीयर। केज की तरह होता है स्ट्रक्चर में, बताओ फुटबॉल की तरह होता है। देखो यार ये देखो फुटबॉल की तरह है, ऐसे करके देखो एटम अरेंज, देखो इस तरह फुटबॉल जैसी लग रही है आपको। ठीक है। इसमें क्या होती है? 20 हेक्सागोनल रिंग्स होती हैं, मतलब 20 हेक्सागोनल रिंग होती हैं, 12 पेंटागोनल रिंग्स होती है। हेक्सागोनल मतलब पता है आपको कि 6 वाली, पेंटा मतलब 5 वाली, तो इस तरह से रिंग्स बनी होती हैं। इट इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, C60 भी कहते हैं इसको, और कैंसर में भी बड़ा इस्तेमाल होता है। अब हम चलते हैं टाइप्स ऑफ कार्बन कंपाउंड्स पे। कार्बन कंपाउंड्स का भाई टाइप्स जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड कहा गया। ऑर्गेनिक कंपाउंड वो कंपाउंड होंगे, कंपाउंड होता है 2 एलिमेंट या 2 से ज्यादा एलिमेंट से मिलकर जो बनता है, वो कंपाउंड ऑर्गेनिक कहलाएंगे। इसमें कार्बन होगा, मतलब कार्बन के अलावा और भी एलिमेंट हो सकते हैं पर कार्बन होना मस्ट है। जैसे देखो C2H5OH, इसे आप क्या कहते हैं? इथेनॉल या फिर इथाइल अल्कोहल। कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। CH3COOH इथेनिक एसिड या फिर एसिटिक एसिड, इसे आप क्या कहेंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड है। कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है। ठीक है, बात समझ आ गई ना? कोई और एलिमेंट भी होता है ऑक्सीजन के अलावा। ठीक है, कोई। फिर दूसरे टाइप है हाइड्रोकार्बन। जिन कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा उसे क्या कहेंगे हम? हाइड्रोकार्बन। मतलब कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है। जैसे कि आपका क्या CH4 कार्बन और हाइड्रोजन है, C2H6 इथेन, इसे कहेंगे मीथेन, ये इथेन है, ये प्रोपेन है। मतलब हाइड्रोकार्बन में सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन होंगे, तीसरा कोई एलिमेंट प्रेजेंट
नहीं होगा। यहां तक बात समझ आ गई, ठीक है भाई। अब हाइड्रोकार्बन को किस तरह से बांटा है? हाइड्रोकार्बन को बांटा है आपका एसाइक्लिक और एलिफेटिक यानी ओपन चेन वालों में, और दूसरा बांटा है कार्बोसाइक्लिक और साइक्लिक। अब ये ओपन चेन क्या होती है? जो चेन कहीं से भी क्लोज नहीं होगी। मतलब क्या, देखो मान लो कोई मैं स्ट्रक्चर बनाया, मैंने लिखा आपके सामने CH3 CH2 CH2 CH3, ठीक है। आगे नेमिंग में बताऊंगा क्या नाम होता है, फिलहाल हम ओपन चेन समझ रहे हैं। क्या कहीं पे भी स्ट्रेट चेन है? कहीं पे बंद तो नहीं दिख रही, क्लोज तो नहीं दिख रही, पैक तो नहीं दिख रही, तो सारे के सारे आएंगे एसाइक्लिक या फिर एलिफेटिक यानी ओपन चेन में। दूसरा आता है कार्बोसाइक्लिक और साइक्लिक। साइक्लिक का मतलब कुछ बंद होगा डब्बा, देखो ऐसे कुछ बंद होंगे, आगे नाम भी बताऊंगा आपको, या कुछ इस तरह से होगा आपका, ऐसे होंगे मतलब, या फिर ऐसा स्ट्रक्चर होगा। देखो सब जगह इसमें ना क्लोज चेन दिख रही है, इसे आप क्लोज चेन भी लिख सकते हो, क्लोज चेन वाले, क्लोज्ड चेन वाले। ये बात समझ आ गई है ना, ओपन चेन वाले और क्लोज चेन वाले। अच्छा, ओपन चेन वालों को देखो दो तरह से क्लासिफाई, तीन तरह से करा गया है। पहला मेरा कहा एल्केन। आपने कहा सर एल्केन क्या होता है? एल्केन, एल्केन वो कंपाउंड है जिनमें कौन सा बॉन्ड आएगा? सिंगल बॉन्ड आएगा, मतलब एक सिंगल बॉन्ड आएगा। पहली बात तो ये हो गई सिंगल बॉन्ड। दूसरी बात, उनका एक जनरल फॉर्मूला होता है। जनरल फॉर्मूला का GF लिख दो, जनरल फॉर्मूला, ठीक है मेरे भाई। वो होता है CnH2n+2, CnH2n+2। अब आप क्या करते हैं? आप n की वैल्यू पुट करते रहते हैं और आपके कंपाउंड आते हैं। देखो एक बात और याद रखना बेटा कि एक कार्बन मतलब होता है मेरा मिथ, दो कार्बन के लिए वर्ड इस्तेमाल होता है इथ, तीन के लिए होता है प्रोप, चार के लिए होता है ब्यूट, पांच के लिए होता है पेंट, छह के लिए होता है हेक्स, सात के लिए होता है हेप्ट, आठ के लिए होता है ऑक्ट, नौ के लिए होता है नॉन, ठीक है। आगे डेक भी होता है 10 के लिए। आप देखो जब आप n की वैल्यू 1 पुट करोगे तो क्या आएगा? C12 × 1+2, तो क्या आ गया? CH4। अब CH4 का स्ट्रक्चर बनाओगे तो कुछ इस तरह से बनता है। देखो हर जगह सिंगल बॉन्ड है, ये डंडी जो होती है इसे बॉन्ड कहते हैं। तो मिथ मतलब एक कार्बन, जहां सिंगल बॉन्ड आएगा एन तो उसका नाम बन जाता है मीथेन। ऐसे इस फॉर्मूले में जब आप n की वैल्यू 2 पुट करोगे तो क्या आएगा? C2 2 2 4 C2H6, दो कार्बन मतलब इथ, सब जगह सिंगल बॉन्ड आएगा। स्ट्रक्चर बनाओगे तो कुछ इस तरह से बनेगा, देखो ये लो, तो इसका नाम हो गया इथेन। ऐसी n की वैल्यू थी प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, ऐसे चलता रहेगा जब आप n की वैल्यू पुट कर दोगे। याद रखना है एल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है, और जनरल फॉर्मूला आपको याद रखना है, और ये रूट वर्ड याद रखना है। चलो इसको रब करें, ठीक है। अब चलते हैं, जो पहला टाइप तो मेरा हो गया एसाइक्लिक का, एल्केन हो गया। एल्कीन क्या होता है मेरे भाई? एल्कीन में आएगा आपका डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, और जनरल फॉर्मूला जो आपका बनेगा वो बनेगा मेरा CnH2n। अब अगर आप n की वैल्यू 1 पुट करोगे तो ये गलत हो जाएगा। देखो कभी भी एल्कीन जो है ना मीथीन से स्टार्ट नहीं होते, वो स्टार्ट होते हैं इथीन से। फिर अगला आता है प्रोपीन, फिर ब्यूटीन, मतलब मीथीन नहीं होता। क्यों नहीं होता? देखो यार, अगर आप n की वैल्यू 1 पुट करोगे तो आपका क्या बनेगा? देखो अगर आपने सोचा n की वैल्यू 1 पुट करी तो C1 2 × 1 क्या बना? CH2। अब आप बताओ यार, क्या कार्बन हाइड्रोजन के भी डबल बॉन्ड लगा सकते हो आप? नहीं भाई। क्यों? क्योंकि यार हमेशा याद रखना कार्बन और हाइड्रोजन की भी सिंगल बॉन्ड आता है, क्योंकि हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है, यहाँ 2 हो रही है, तो स्ट्रक्चर नॉट पॉसिबल। इसलिए आप n की वैल्यू किससे स्टार्ट करते हो? 2 से। तो जब आप जनरल फॉर्मूला हमारा CnH2n में n की वैल्यू 2 पुट करोगे तो कुछ आएगा C2H2 × 2, तो आ गया C2H4 आ गया, C2H4 आ गया। अच्छा देखो, कार्बन कार्बन के भी डबल बॉन्ड लगा दो। मैंने आपसे पहले कहा कार्बन हाइड्रोजन के सिंगल बॉन्ड ही आएगा हमेशा। अब कितने रह गए? देखो एक H यहाँ लग गया, एक H ऐसे आ गया। अब देखो बन गया ना इथीन। n की वैल्यू 3 पे जैसे अगर n की वैल्यू 3 पुट करोगे तो क्या बनेगा? प्रोपीन। और क्या बनेगा? C3H6। अब C3H6 में क्या है? कहीं पे भी आप डबल बॉन्ड लगा दो, वैलेंसी पूरी कर देना मेरे भाई। ये तो देखो H आ गया, 3 और 4 बन गया प्रोपीन। तो जितने भी एल्कीन ऐसे ही बन जाएंगे।
सेम आपका केस बनेगा एल्काइन में, दो है गए, एल्केन हो गया, एल्कीन हो गया, लास्ट वाला मेरा क्या है, एल्काइन। एल्काइन का जनरल फॉर्मूला क्या है, CnH2n-2। अगेन जब डबल बॉन्ड लग नहीं सकता तो ट्रिपल बॉन्ड भी नहीं लग सकता, तो ये भी किससे शुरू होगा, N=2 से, यानी इथाइन से, इथाइन। अब n की वैल्यू पुट करी 2, C2 2 × 2 - 2, तो कितना आ गया, C2H2। अब देखो C इसके ट्रिपल बॉन्ड लगेगा, ये बन गया मेरे इथाइन। ऐसे अगर प्रोपाइन बनाना हो लास्ट वाले कार्बन के बीच में लगा दें, जैसे अगर आपने प्रोपाइन बनाना है तो n की वैल्यू कितनी पुट करोगे, 3, तो C3 2 × 3 - 2, C3H4 आ गया, C3 इथाइन में बेटा C2H2 आएगा ना, ठीक तो है, 2 3 = 6, C3H4 आ गया, तो कुछ नहीं करना, ये लगा देना ट्रिपल बॉन्ड, बन गया प्रोपाइन। बात समझ आ गई ना। तो ये हमने वाला टॉपिक पढ़ लिया, एल्केन एल्कीन एल्काइन किस तरह से हमारे बनेंगे। अब समझो ये वाला टॉपिक कि क्लोज चेन का मतलब मैंने आपको सब बंद होगा। अब ये एलिसाइक्लिक एरोमेटिक, एरोमेटिक का मतलब भाई बेंजीन रिंग का होना। आपने कहा सर बेंजीन रिंग क्या होती है, इस स्ट्रक्चर को देखो, ये स्ट्रक्चर बनता है केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट, जब 11 12 में जाओगे हर स्ट्रक्चर ये देखो, ये है बेंजीन रिंग, ठीक है। अगर फॉर्मूला कोई पूछे तो C6H6 होता है, या फिर बेंजीन को ऐसे भी दिखा सकते हैं, देखो ऐसे ऐसे दिखा दिया, बॉन्ड पुट कर दिया, बहुत डेप्थ में नहीं जानना आपने 10वीं क्लास में, यही बेंजीन है। तो एरोमेटिक का मतलब बेंजीन रिंग, जिन कंपाउंड के साथ बेंजीन रिंग जुड़ी है वो एरोमेटिक कंपाउंड कहलाएंगे। ये बात समझ आ गई, ठीक है। अब आप समझो इस एलिसाइक्लिक क्या होता है। एलिसाइक्लिक मतलब क्लोज चेन होती है। अब 3 पार्ट्स में है, साइक्लोएल्केन, साइक्लोएल्कीन, साइक्लोएल्काइन। साइक्लो वर्ड कब लगेगा, जब क्लोज चेन होगी। अब देखो मेरी बात सुनो, जैसे एल्केन है तो ऐसा स्ट्रक्चर बना देंगे आपके सामने, या फिर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना देंगे, या फिर आपका स्ट्रक्चर बन जाएगा कुछ इस तरह से, या फिर आपका ऐसे स्ट्रक्चर बना देंगे। ये सारे क्या है, अच्छा आपको याद रखने के अंदर देखो बेंजीन की तरह बॉन्ड नहीं होने चाहिए। अब आपने गिनने कार्बन कितने कोने, 1 2 3, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, ठीक है भाई। अब इसके साथ आपने वर्ड जोड़ना है साइक्लो। अब देखो उसका नाम क्या होगा, साइक्लो, और 3 कार्बन मतलब प्रोपेन, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, साइक्लोप्रोपेन बन गया। 4 वाले को आप क्या बोलोगे, साइक्लो, बंद है ना, कहीं से भी खुला नहीं है, ब्यूटेन। 5 वाले को साइक्लो पेंटेन, 6 वालों को साइक्लोहेक्सेन। बात समझ आ गया। अब जो ये है ना साइक्लोएल्कीन, उसमें अंदर बेटा डबल बॉन्ड आ जाएगा, साइक्लोएल्कीन कहलाएंगे। जिनके अंदर बेटा ट्रिपल बॉन्ड आएगा वो क्या कहलाएंगे, साइक्लोएल्काइन। अब आप समझ आए किस तरह से आपका हाइड्रोकार्बन का क्लासिफिकेशन करा गया। नेक्स्ट हमारा है फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप आर डिफाइंड एज ग्रुप ऑफ एटम्स और आयन व्हिच आर अ पार्ट ऑफ लार्ज हाइड्रोकार्बन चेन एंड इम्पार्ट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड। एक हाइड्रोकार्बन चेन में कार्बन 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 हाइड्रोजन लगे हुए, ठीक है, उसके साथ कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है जो उसकी प्रॉपर्टी डिसाइड कराए कि कार्बन चेन किस तरह फंक्शन करेगी। देखो फंक्शनल ग्रुप कई सारे हैं, हेलोजन है, अल्कोहल, एल्डिहाइड है, कीटोन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। हायर क्लासेस में जाएंगे तो अमाइड भी है, अमाइन भी है, कई सारे। यहाँ में 5 पढ़ने से पहला फंक्शनल ग्रुप माना गया हेलोजन को। जैसे देखो हेलोजन क्या होते हैं यार, 17 ग्रुप का नाम सुना आपने, पीरियोडिक टेबल का नाम सुना है, ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्थेटन। इसका एक शॉर्टकट भी बच्चे कहते हैं, फिर कॉल करने बाहर आई आंटी, है ना। तो 17 ग्रुप, 18 ग्रुप होते हैं। इन वाले ग्रुप को 17 ग्रुप वालों को कहलाता है हेलोजन। अब जिसके मान लो कार्बन चेन मैंने ऐसे पकड़ ली, देखो सी 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 सी, वैलेंसी पूरी कर दो, CH3 यहाँ H लगा दो, यहाँ पे H लगा दो, और यहाँ मैंने जोड़ दिया Cl। तो इसका नाम क्या बन जाएगा, आगे नेमिंग में बताऊंगा। तो इसका नाम बन जाएगा मेरे भाई 2 क्लोरोप्रोपेन, नहीं क्लोरो 4 है ना, ब्यूटेन। तो ये वाले हेलोजन वाले ग्रुप है। सेकंड है मेरा अल्कोहल। अच्छा एक बात और रखनी है कि Cl के लगेगा क्लोरो, Br के लगेगा ब्रोमो, I के लगेगा आयोडो, ऐसे लगता है, ठीक है, आयोडो, ये आपको याद रखना पड़ेगा। दूसरा फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल भाई, सफिक्स लगता है ऑल, और इसका जो वर्ड लगेगा OH। जैसे एग्जांपल आपने कहा सर मुझे बनाना है मिथेनॉल, अब आपने कहा सफिक्स क्या आ रहा है, ऑल आ रहा है,
यानी OH आ रहा है, OH आ रहा है का मतलब क्या है कि इसमें फंक्शनल ग्रुप है। सबसे पहले आप OH देखो, फंक्शनल ग्रुप क्या आएगा ही आएगा, आपने OH लगा दिया, कोई दिक्कत, ठीक है। आपको लगा, आपने कहा सर मिथ भी तो है, मैंने कहा मिथ मतलब कितने कार्बन, आपने कहा सर एक कार्बन, दोनों को जोड़ दो, क्या मिथेनॉल बन गया। आपने कहा सर अभी कार्बन की वैलेंसी पूरी नहीं हुई, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है 4, तो देखो एक तो पूरी हो गई है, बाकी वैलेंसी कौन करेगा, हाइड्रोजन, तो एक हाइड्रोजन इधर लगा दिया, एक हाइड्रोजन इधर लगा दिया, एक हाइड्रोजन, तो क्या बन गया फॉर्मूला CH3OH। अच्छा CH3 को ना केमिस्ट्री की भाषा में मिथाइल बोला जाता है, तो उसका नाम मिथाइल अल्कोहल भी होता है या मिथेनॉल। बात समझ आ गई। अगर आपसे किसी ने बोला इथेनॉल बना, चलो मिथेनॉल समझ आ गया, इथेनॉल बना, तो आपने बोला इथ मतलब कितने, देखो आपने कहा सबसे पहले इथ मतलब कितने कार्बन, 2 कार्बन, आपने कहा फंक्शनल ग्रुप तो पक्का जुड़ेगा, कुछ भी हो जाए, जोड़ दिया, लास्ट में जुड़ता है जनरली, है ना। अब आपने कहा वैलेंसी पूरी कर दो, 1 2 तो 3 4, इसकी कितनी 1 2 3 4, तो क्या बन गया CH3CH2OH। CH3CH2 को क्या कहते हैं, C2H5 मिला के जोड़ दो। अब C2H5 का नाम क्या होता है मेरे भाई, इथाइल, तो इथाइल अल्कोहल बोलो या फिर आप बोलो इथेनॉल, इसे क्या कहते हैं, इथाइल अल्कोहल। बात समझ आई ना। ऐसे आप प्रोपेनॉल बना लेना, ऐसे आप ब्यूटेनॉल बना लेना, ऐसे आप पेंटेनॉल बना लेना, जो भी आपने बनाना आप बना लेना। यहां तक समझ आ गई। चलिए तीसरा फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड। सफिक्स एक होता है, सफिक्स देखो लास्ट में आते हैं तो अल लगेगा, और उसका फंक्शनल ग्रुप क्या, CHO। जैसे आपने को बनाना है मिथेनल, मिथेनल, ठीक है, अल लग गया तो आप समझ गए एल्डिहाइड है। दूसरी बात आपको पता है CHO फंक्शनल ग्रुप आएगा मेरा, ठीक है। आपने सबसे पहले CHO ग्रुप लगा दिया, लो, ठीक है। आपने कहा सर मिथ मतलब कितने कार्बन होते हैं, 1, और 1 कार्बन तो पहले ही आ गया ना, तो आपने कहा कार्बन तो लगा नहीं सकते, अब कैसे पूरी करोगे, कार्बन की वैलेंसी देखो 1 2 3, चौथी कौन पूरी कर, SCHO, इसे कहते हैं मिथेनल। ऐसे करके आपसे किसी ने बोला भाई बना के दिखा इथेनल, तो आपने बोला यार इथेनल बनाने के लिए मेरे को कितने चाहिए, देखो फंक्शनल ग्रुप लगा दिए, सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप लगा दो। आपने कहा इथ मतलब 2 होते हैं, एक तो उसमें आ चुका है, दूसरा एक और लगा दिया, चलिए लगा दिया। अब इसकी वैलेंसी पूरी कर दो, ये लो, तो CH3CHO क्या बन गया मेरा, इथेनल। ऐसी प्रोपेनल बनाना, ऐसी ब्यूटेनल बनाना, ऐसी पेंटेनल। थर्ड चलते हैं कीटोन। बेटा कीटोन का के लिए फंक्शनल होता है C डबल बॉन्ड, और आपको यार रखनी बीच में, बीच में ये C डबल ग्रुप जब भी आएगा 2 कार्बन के बीच में आएगा, ठीक है, सफेद लगता हो। अब बताओ कोई चीज बीच में कब आती है बेटा, मैंने कहा मैं आप दोनों दोस्तों के बीच में बैठा हूं, तो जब हम होंगे 3 तभी तो बीच में बैठते हैं, या तो साइड में बैठा होगा, या अगल में बैठा होगा, पड़ोस में बैठा होगा। पर आपने कहा सर बीच में कोई तभी चीज आती है जब हम होते 3। मैंने कहा ये उंगली देखो, जैसे मान लो ये बीच में आ रही, तो कब बीच में आएगी, जब इसके आसपास भी कोई होगा, तो कीटोन बीच में आएगा। तो ये देखो कहां से शुरू होता है बेटा, प्रोपेनॉन से। प्रोप मतलब क्या, 3 कार्बन, और इसी को एसीटोन भी कहते हैं, नेल पॉलिश रिमूवर में इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। अब करना क्या आपने, देखो आपने 3 कार्बन लगा दिए, आपने कहा सर कीटोन तो बीच में आएगा, कोई दिक्कत, ठीक है। इसकी वैलेंसी देखो 1 2 3 4, इसकी देखो 1 2 3 4, 1 2 पूरी कर दो ना हाइड्रोजन से, तो क्या बन गया आपका प्रोपेनॉन का फॉर्मूला, CH3CO CH3। अगर आपको ऐसे बनाना हो, मान लो आपको बनाना है, इसे रब कर दो पराले को, मान लो आपको बनाना है ब्यूटेनॉल, आपने कहा सर अब 4 कार्बन होगा इसमें, अब बीच में कैसा है, कोई बात नहीं मेरे भाई, ये लो। अब आपने कहा बीच में तो कुछ है नहीं, क्योंकि 2 इस तरह 2 इस तरह, तो बेटा किसी को भी मान लो, इधर मान लो, ये लो, चाप इस वाले पे लगा देना, वैलेंसी पूरी कर दो, लो ये लो, तो ये बन गया ब्यूटेनॉल। हालांकि इसका नाम भी ब्यूटेन। लास्ट फंक्शनल ग्रुप है मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए जो सफिक्स आता है वो आता है ओइक एसिड, और इसका COOH इस तरह होता है ना। आपको याद रखना C डबल बॉन्ड हो OH एक साथ ही है। कई बच्चे कहते थे कीटोन हो गया या अल्कोहल हो गया, दोनों आ गए, नहीं भाई, जब भी C डबल बॉन्ड हो OH इस तरह दिखे वो कार्बोक्सिलिक एसिड ही है। अब मान लो मैं आपको बोलूं मिथेनाइक एसिड बनाना है, मिथेनाइक एसिड, तो आपने कहा सबसे पहले हमने सीखा है कि फंक्शनल ग्रुप लगाना है, लगा दिया, एक साथ लगेंगे भाई COH, ये नहीं C डबल बॉन्ड लगा दो, चलो लास्ट में लगते हैं जनरली, ठीक है। देखो एक, अब आपने कहा मिथ मतलब 1 कार्बन, 1 कार्बन तो पूरा हो चुका है।
अब कार्बन लगाने चाहिए, 1 2 3, कितनी वैलेंसी कार्बन की? 4। तो क्या बना? HCOOH। मिथेनोइक एसिड का दूसरा नाम फॉर्मिक एसिड। जब एक चींटी काटती है, क्वेश्चन भी आता है चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट में, व्हेन एन एंट बाइट विच एसिड इंजेक्ट्स इन योर बॉडी, तो मिथेनोइक और फॉर्मिक। सेकंड चलते हैं इथेनोइक एसिड पे। इथेनोइक एसिड दूसरा नाम इसका एसिटिक एसिड भी होता है। आपको दिमाग में आया यार फंक्शनल ग्रुप तो आना ही है, लगा दिया। आपने कहा यार इथ मतलब तो 2 कार्बन होते हैं, अभी समझ लिया, 1 कार्बन और लग सकता है। इस कार्बन की वैलेंस देखो 1 2 3 4 पूरी है। अब इसके कितने जाएंगे? 1 है, 3 H लग जाएंगे, तो बन जाएगा मेरा CH3CH, यानी इथेनोइक एसिड या फिर एसिडिक एसिड। अगर और आप चलना चाहते हो, आप बनाओ प्रोपेनोइक एसिड। तो प्रोपेनोइक एसिड में आपने बोला कि प्रोप मतलब कितने कार्बन? 3 नहीं, लास्ट पहले फंक्शनल ग्रुप लगा दो। ये लो, आपने कहा प्रोप मतलब 3, एक मेरे पास पहले से ये फंक्शनल ग्रुप में आ रखा है, बाकी 2 लग गए। अब आपने कहा इनकी वैलेंसी देखो 1 2 3 4, इसकी देखो 1 2 3 4, तो क्या बन गया? CH3 CH2 COOH। इसका नाम क्या बना? प्रोपेनोइक एसिड। बात समझे किस तरह से आपको फंक्शनल ग्रुप बनाने हैं और उसका कैसे नाम रखना है। अब हम समझेंगे किस तरह से आपको नेमिंग करनी है। देखो IUPAC एक संस्था है ना, वो क्या करती है, केमिस्ट्री की पंडित है, वो नामकरण रखती है कंपाउंड्स के, और किस तरह से नाम रखने आपको सबसे पहले याद रखना रूट वर्ड। ये मैं पहले ही बता चुका, हालांकि 1 कार्बन मतलब मिथ, 2 कार्बन मतलब इथ, 3 कार्बन मतलब प्रॉप, 4 कार्बन मतलब ब्यूट, 5 कार्बन मतलब पेंट, 6 कार्बन मतलब हेक्स, 7 कार्बन मतलब हेप्ट, 8 कार्बन मतलब ऑक्ट, 9 कार्बन मतलब नॉन, 10 कार्बन मतलब डेक। ये बात अच्छे से याद कर ली, ठीक है। अब होता है कुछ सब्स्टिट्यूएंट्स करके होते हैं बेटा, एक मेन चेन होती है। आपको ना कभी भी नेमिंग करते कोई कंपाउंड के मेन चेन होती है, और मेन चेन को सब छोड़ के क्या कहलाते हैं? सब्स्टिट्यूएंट्स। तो कुछ सब्स्टिट्यूएंट मैं बताऊंगा। CH3 का नाम होता है मिथाइल, C2H5 का होता है इथाइल, Cl का क्लोरो, Br का ब्रोमो, I का आइडो, F का फ्लोरो, NO2 का नाइट्रो। अब देखो नेमिंग कैसे करनी है, स्टार्ट करते, ठीक है। सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। अब आप इसमें देखो यार, चेन क्या है? एक ही तो चेन दिख रही है 2 कार्बन की, भाई और तो कोई चेन ही नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि 10-12 चेनें दे रखी हैं आपको सेलेक्ट करनी, नहीं, आपने कहा सर बिल्कुल एक ही दिख रही है, ठीक है, 2 कार्बन की, ठीक है। 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड मेरा क्या था? इथ। अब आप सुनो, जब आप CH3 का स्ट्रक्चर बनाओगे तो कुछ इस तरह से बनेगा। देखो CH3 फिर CH3, देखो इसका स्ट्रक्चर यहां बना दिया मैंने। अब आप देखो क्या कहीं पे भी डबल बॉन्ड दिख रहा है? नहीं। आपने कहा सर सब जगह सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड किस में होता है? एल्केन में, तो इसका नाम क्या हो गया? इथेन। और पढ़ भी हम एल्केन के रहे, ठीक है। नेक्स्ट वाले में देखो CH3 CH2 CH3, एक ही चेन है, लॉन्गेस्ट चेन या कहें एक ही चेन है। 3 कार्बन की चेन को कहते हैं प्रोप, और जब आप इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो भी सिंगल बॉन्ड आएंगे, इसका नाम हो गया प्रोपेन। बात समझ आ गई? ठीक है मेरे भाई, ठीक है। नेक्स्ट एल्कीन। एल्कीन में किस तरह नेमिंग करनी है? आपको पता है एल्कीन में डबल बॉन्ड आता है। अच्छा एक सवाल और होता है बेटा, काउंटिंग कहां से करें? यहां से काउंट करें, यहां से काउंट करें? आपने देखना होता है कि जहां से डबल बॉन्ड नजदीक आ रहा है वहां से काउंटिंग करनी है। देखो कैसे, अगर मैं यहां से काउंट करूंगा 1 2 3 4, तो ये किसने नंबर पे आ रहा है? तीसरे, मतलब जिसके बाद होता है ना, जैसे तीसरे के बाद है तो तीसरा नंबर कहेंगे। बट अगर मैं यहां से काउंटिंग करूंगा तो 1 2 3 4, अब यहां से किस नंबर पे आ रहा है? पहले पे। तो काउंटिंग हम कहां से करेंगे? राइट, है ना। राइट की बात करूं, मेरा राइट जो है ना। तो अब इसका नाम क्या होगा? देखो 4 कार्बन के लिए वर्ड होता है ब्यूट, और कौन डबल बॉन्ड के लिए होता है इन, तो ब्यूट 1 इन, या फिर आप कहते हो ब्यूटीन भी कहते हैं उसको, ठीक है। चलो फोर्थ वाला देखो। अब फोर्थ वाला जो है ना CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। अब आपने कहा अब नंबरिंग कहां से करोगे? देखो यार, चाहे मैं नंबरिंग करूं यहां से 1 2 3 4, चाहे नंबरिंग करूं यहां से, ये किसके बाद आ रहा है? दोनों जगह 2 के बाद आ रहा है, ठीक है भाई। दोनों ही जगह 2 के बाद आ रहा है तो उसका नाम क्या बन जाएगा? ब्यूट 2 इन। तो कहीं से भी नंबरिंग करो, कोई फायदा नहीं है आपका, मतलब कहीं से भी नंबरिंग कर सकते हो ना, ठीक है। नहीं तो जहां से लोअर, तो इसका नाम बन गया ब्यूट 2 इन, यहां तक ठीक है। नेक्स्ट है CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब आपने कहा सर 2 कार्बन का मतलब होता है इथ, रूट वर्ड इथ, डबल बॉन्ड के लिए क्या लगता है? इन, इथिन।
यहां तक ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। 6 देखिए मेरा CH3 CH CH3 CH3। अब लॉन्गेस्ट चेन का फंडा आता भाई, क्यों? क्योंकि देखो एक चेन तो ये बनती है 1 2 3, 1 2 3, आपने कहा मैं ये चेन मान लेता हूं, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है हमेशा। ऐसा लॉन्गेस्ट चेन ये भी हो सकती है 1 2 3, ठीक है। लॉन्गेस्ट स्ट्रेट चेन का ही नहीं होती है, ऐसे चेन भी होती है, ठीक है। अब आपने कहा सर जो मेन चेन होती है उसको मेन चेन लिख देते हैं, और मेन चेन को हटा के सारे क्या कहलाते हैं? सब्स्टिट्यूएंट्स। क्या कहलाते हैं? सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। अब आप देखो अगर आप यहां से काउंटिंग करोगे तो भी सेकंड नंबर पे आ रहा है, देखो 1 2 3, चाहे यहां से काउंटिंग करोगे सेकंड, तो कहीं से भी काउंटिंग कर लो। अच्छा, सब्स्टिट्यूएंट का नाम पहले आएगा तो किस नंबर पे है? 2 डिजिट्स और अल्फाबेट के बीच छोटा हाइफन आता है, तो 2 मिथाइल प्रोपेन, देखो सामने लिख देना। बात समझ नहीं आई भाई? मेन चेन हो गई, मेन चेन को छोड़ के सारे के सारे सब्स्टिट्यूएंट है, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट क्या बना? मिथाइल, तो क्या बना? 2 मिथाइल प्रोपेन। बात समझ आ गई? ठीक है भाई साहब। अगला देखो बेटा, ये देखो CH3 CH2 CH CH2। अब आपने कहा सर लॉन्गेस्ट चेन तो ये लग रही, देखो कितने कार्बन आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7, लॉन्गेस्ट चेन तो आपने सिलेक्ट कर ली। अब नंबरिंग कहां से करें? अगर मैं देखो यहां से नंबरिंग करूंगा 1 2 3 4 5 6 7, तो यहां से देखो सब्स्टिट्यूएंट कौन से नंबर पे आ रहे हैं? चौथे पे और पांचवे पे, चौथे पे और पांचवे पे। अगर मैं यहां से नंबरिंग करूं 1 2 3 4 5 6 7, तो कौन से नंबर पे आ रहे हैं? थर्ड और फोर्थ पे। एक होता है लोएस्ट ऑक्टेन रूल, आपने काउंट करना है कि जहां से कम आएगा वहीं से नंबरिंग करनी है। तो 4 और 5 9 आ रहा था, 4 और 5 7, तो हम कौन सा वाला कर देंगे रिजेक्ट? 4 और 5 वाला नहीं गिनेंगे, यानी नंबरिंग हमारी राइट लेफ्ट से नहीं होगी, हमारी नंबरिंग कहां से होगी? हमारी राइट से। ये बात समझ आ गई? अच्छा, अब आप देखो ध्यान से, ज्यादा बेटा नहीं 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 गलत कर दिया ना, इधर से होगी, सॉरी, इधर से नंबरिंग हुई ना। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है भाई, ये समझ आ गई? अच्छा देखो, अब नंबरिंग क्या तो हो गई हमारी, कहां से नंबरिंग होनी? अब आपने लिखना क्या? देखो डिजिट्स के बीच कॉमा आएगा, मतलब देखो ये मिथाइल ग्रुप जो है, देखो एक मिथाइल ग्रुप ये रहा और एक मिथाइल ग्रुप ये रहा। अब ये कौन से नंबर पे? 3 3,4, 3,4 भाई, ठीक है। डिजिट्स के बीच कॉमा आएगा, डिजिट्स अल्फा बीच क्या आएगा? 3,4। कितना मिथाइल होगा ये भाई? एक ही रहा, डाई मिथाइल। पहले आपको नंबरिंग बतानी है। लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की? 7 की, यानी हेप्टेन, 3 4 डाइमिथाइल हेप्टेन, ठीक है। इस पे चलो, लॉन्गेस्ट चेन देखो ऑब्वियसली बात है, सीधी है, क्योंकि कार्बन वाली चेन ही लॉन्गेस्ट होती है। नंबरिंग अगर आप देखो यहां से करोगे 1 2 3 4। अब नेमिंग में आपको ये क्या रखनी बेटा कि देखो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चढ़ना है। ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट है, Br का नाम होता है ब्रोमो और Cl का नाम क्या होता है? क्लोरो। पहले कौन सा आएगा? ब्रोमो, तो इसका नाम क्या बनेगा? 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन, है ना, सिंगल बॉन्ड है। बात समझ आ गई? ठीक है। नेक्स्ट वाला देखिए, 9th वाला। आपको एक बात याद रखनी है कि डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी सब्स्टिट्यूएंट से ज्यादा होती है। मतलब अगर एक ही कंपाउंड में डबल बॉन्ड भी आ रहा है और सब्स्टिट्यूएंट भी आ रहा है, तो अब काउंटिंग कहां से स्टार्ट करोगे? जहां से डबल बॉन्ड नजदीक होगा। मतलब यहां से काउंटिंग स्टार्ट होगी, लॉन्गेस्ट चेन ये बन गई भाई। काउंटिंग कहां से स्टार्ट होगी? जहां से डबल बॉन्ड होगी। डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज्यादा होती है सब्स्टिट्यूएंट से, तो इसका नाम बन गया 3 ब्रोमो ब्यूट, नहीं 3 है ना, 3 ब्रोमो प्रोप 1इन या फिर प्रोपिन भी लिख सकते हो, ठीक है। 3 ब्रोमो प्रोप 1इन या फिर प्रोपिन। अगला देखो 10th वाला, देखो लॉन्गेस्ट चेन ये मान लो। आपने कहा सर इसको मान सकते हैं लॉन्गेस्ट चेन, इसको भी लॉन्गेस्ट चेन मान दे तब भी वही नाम आएगा। आपने कहा सर इसको मान सकते हैं 1 2 3, बिल्कुल सही भाई, 1 2 3 किसी को भी लॉन्गेस्ट चेन, क्योंकि तीनों में 3 कार्बन आ रहे हैं बेटा, ठीक है। नंबरिंग कर दो 1 2 3, तो क्या क्या आएगा? 2 2, देखो 2 पे लगाए, कितने लगे? 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। यहां तक ठीक है। नेक्स्ट पे चले भाई, ठीक है। नेक्स्ट पे देखो लॉन्गेस्ट चेन वाली बनेगी। काउंटिंग कहां से करोगे आप? काउंटिंग आप वहां से करोगे जहां से ये नजदीक आएगा ना। देखो यहां से करते हो 1 2 तीसरे पे आता, और यहां से किस काउंट पे कितना आ रहा है? दूसरे पे।
तो इसका नाम क्या बन जाएगा, 2 मिथाइल ब्यूटेन, है ना, 4 कार्बन की। ठीक है, बात समझ आई। अब हम देखेंगे कि फंक्शनल ग्रुप में किस तरह आपको नेमिंग करनी है। अब हम समझेंगे कि फंक्शनल ग्रुप में नेमिंग किस तरह करी जाएगी। देखो, अल्कोहल आएगा, उसका सफिक्स OH होता है, रोड वर्ड लगेगा ओल। एल्डिहाइड आएगा, उसका CH होता है, सफिक्स रोड वर्ड लगेगा अल। कीटोन का C डबल बॉन्ड हो, लास्ट में आएगा ऑन। कार्बोक्सिलिक एसिड का COH, उसमें लास्ट में आएगा एक। अच्छा, एक प्रायोरिटी ऑर्डर होता है, मतलब एक कंपाउंड में अगर आपको फंक्शनल ग्रुप भी दे दिया, आपको डबल बॉन्ड भी दे रखा है, आपको सब्स्टिट्यूएंट भी देना है, तो आंख बंद करके जहां पे फंक्शनल ग्रुप नजदीक आ रहा होगा या फिर जहां से फंक्शनल ग्रुप स्टार्ट हो रहा हो, वहीं से आपने नंबरिंग स्टार्ट करी। ठीक है, समझते हो। पहले अल्कोहल की बात कर रहा हूं। देखो, CH3CH2OH, आपने कहा सर हमें कैसे पता अल्कोहल है? भाई OH ग्रुप जुड़ा है। ठीक है, कार्बन चेन कितनी है? एक ही तो कार्बन चेन है, 2 की। काउंटिंग कहां से शुरू करोगे? जहां से फंक्शनल ग्रुप नजदीक आएगा, यानी 1 और 2। 2 कार्बन की जगह कहते हैं प्रोपेन। प्रोपेन, इसको 2 लिख दो ना, प्रोपेन 1 ऑल, हाँ कि ना? ठीक है। सेकंड है CH3CHOH CH3। ठीक है, 3 कार्बन की चेन को कह दिया प्रोपेन। नंबरिंग कहां से करोगे? चाहे यहां से काउंट करोगे तो भी सेकंड नंबर पे आ रहा है। देखो 1 2 3, यहां से करोगे तो भी सेकंड, कहीं से भी कर लो। प्रोपेन 2 ऑल आ गया, हाँ कि ना? ठीक है बेटा। तीसरा देखो, स्ट्रेट चेन है, एक ही तो चेन है। ठीक है, काउंटिंग अगर यहां से करेंगे तो आएगा 1 2 3 4, तो ये 2 और 3 पे आएगा। और यहां से भी काउंटिंग करने पे 2 और 3, कहीं से भी काउंटिंग कर लेना, 1 2 3। ठीक है मेरे भाई, तो इसका नाम क्या होगा? देखा, 4 कार्बन के ब्यूटेन 2 3। देखो डिजिट्स के बीच कॉमन, ऑल कितने? 2H 2 है, डाई ऑल। बात समझ आ गई? चलिए नेक्स्ट है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के लिए फंक्शनल ग्रुप लगेगा CHO। जनरल रिएक्शन के, अब इसका देखो स्ट्रक्चर बनाओ, ये लो, यही बनेगा। ठीक है ना, कीटोन नहीं है। कीटोन में अगर C डबल बॉन्ड ग्रुप बीच में आता तो यहाँ पे भी कार्बन आएगा, यहाँ पे भी कार्बन आएगा। देखो, पर यहाँ पे अगर हाइड्रोजन दिख जाए एक तरफ तो एल्डिहाइड बन गया। अच्छा, कितने कार्बन? 1, तो मिथ। और CHO के क्या लगता है? अल, तो मिथेनल। भाई एल्डिहाइड के लास्ट में क्या लगता है? देखो अल लगता है, ठीक है। दूसरा CH3CHO, 2 कार्बन मतलब इथ, और स्ट्रक्चर बनाओ कुछ इस तरह बनेगा ना। देखो एल्डिहाइड के लिए क्या था? मिथेनल। बात समझ आ गई? ठीक है, चलते हैं कीटोन की तरफ। अब कीटोन में आप देखो यार, 3 कार्बन की चेन है, स्ट्रेट चेन है भाई, बिल्कुल एक ही चेन बन रही है। कहीं से भी काउंटिंग करो, आपने देखना C डबल बॉन्ड नजदीक कहां से आ रहा है? यहां से भी 2 पे, यहां से भी 2 पे। तो उसका नाम वैसे देखो प्रोपेनॉन बोल देते हैं, पर ये प्रोपेन 2 ऑन होता है। हाल हमेशा रखना, C डबल ग्रुप 2 कार्बन के बीच में आएगा। अगर C डबल ग्रुप H दिख रहा है तो एल्डिहाइड है। ठीक है, अब इसमें देखो, यहां से काउंट करोगे तीसरे पे आएगा, यहां से 1 2 3 4, तो क्या गया? ब्यूटेन 2 ऑन। क्या रहा है? ब्यूटेन 2 ऑन। ठीक है, नेक्स्ट है मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड। लास्ट में क्या आता है? उसके लिए ओइक एसिड आता है। ओइक एसिड आ रहा है, ठीक है। ये देखो, ये ओइक एसिड है, कितने कार्बन है? 1, मिथ, मिथेन नोइक एसिड। जैसे इसमें देखो, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप यानी ओइक एसिड आएगा, 2 कार्बन मतलब इथेनोइक एसिड। इस वाले में देखो आप, इसमें क्या है? देखो भाई, सब्स्टिट्यूएंट भी लगे हुए हैं, डबल बॉन्ड भी लगा हुआ है, फंक्शनल ग्रुप। मैंने आपसे बोला था इस सिचुएशन में आपको फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देनी है। मतलब फंक्शनल ग्रुप पहला कार्बन बनेगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, हाँ कि ना? ठीक है, तो जिसका नाम बनाए क्या बनेगा? देखो 4 पे लगा मिथाइल, 4 पे लगा मिथाइल, 4 4 डाई मिथाइल, कोई दिक्कत? भाई दोनों मिथाइल लगे, ठीक है। 1 2 3 4 5, पेंट 2 इन, पेंट 2 इन 1 ओइक एसिड, या फिर पेंट 2 इनोइक एसिड बोल सकते हो। ठीक है ना? देखो डबल बॉन्ड, जहां से फंक्शनल ग्रुप स्टार्ट है वहां से नंबरिंग स्टार्ट हुई। फिर ये क्या है? सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं, तो 4 4 पे लगे थे इसलिए पहले लिख दिया। यहां से डबल बॉन्ड था तो 2 पे लग दिया, पेंट के इसलिए कि 5 आ गए। बात समझ? लास्ट वाला देखो, ये फंक्शनल ग्रुप है मेरा, 1 2 3 4 5, क्या नाम होगा?
एल्डिहाइड है ना ये तो, हाँ अल आता लास्ट में, तो क्या आएगा, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या आता, आइन, वाइन है ना, तो क्या बोलोगे, 5 को पेंट 4 आइन, पेंट 4 आइन 1 अल, पेंट 4 आइन 1 अल। बात समझे? तो इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। इस पूरे वीडियो में हमने कार्बनिक कंपाउंड्स का पूरा जितना भी प्रॉपर्टीज थी, स्ट्रक्चर थे, नेमिंग थे, सारी चीजें, रिएक्शन थी, सारी अच्छे से करी। इससे आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आज की वीडियो में बात करेंगे बेटा कार्बनिक कंपाउंड चैप्टर के एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड इथेनॉल का। इथेनॉल की बेटा बहुत सारी रिएक्शन है, रेगुलरली यूज होती रहती है, बड़ी क्लास में जाओगे तो भी इसका इस्तेमाल होगा, और इस चैप्टर में तो वैसे भी इंपॉर्टेंट कंपाउंड है ये। देखिए इथेनॉल, इथेनॉल का जनरल फॉर्मूला है बेटा C2H5OH। मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो भी अल्कोहल होते हैं उनका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, OH। अच्छा एक बात देखो, C2H5 को क्या कहते हैं, इथाइल, और OH को अल्कोहल। तो जिसको आप इथेनॉल कहते हो उसी को आप इथाइल अल्कोहल भी कहते हो। मतलब चाहे आपसे कोई बोले इथेनॉल बोले, चाहे आपसे कोई इथाइल अल्कोहल बोले, बात एक ही है। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला की बात करो कुछ इस तरह से बनेगा, देखो CH3CH2OH, ये हमारा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इस तरह से बनेगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की बात करो तो कई बार इसको ऐसे भी लिखा जाता है बेटा, सारे कंबाइन कर लेंगे। देखो कितने C हैं, 2 C, H कितने 5 और 1 6, तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी कह सकते हो। अगर आपसे बोलेंगे बाय चांस कि इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखो तो ये रहा, कोई बोलेगा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखो तो ये रहा, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ठीक है। अच्छा फिजिकल प्रॉपर्टी देखते हैं किस किस तरह। पहली बात है इट इज ए वोलेटाइल लिक्विड हैविंग लो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 78.3। वोलेटाइल का मतलब बच्चे हवा में घुल जाते हैं। कई आप देखोगे यार, मान लो पेट्रोल है या कोई भी कंपाउंड होता है, कई बार आप देखोगे रोड पे गिर गया तो ऐसा नहीं कई दिन तक गिरा ही रहेगा, सूख जाता है थोड़ी देर बाद। तो वोलेटाइल का मतलब हवा में घुल जाता है, ये वोलेटाइल लिक्विड है। बॉइलिंग पॉइंट देखो बहुत कम है इसका, 78.37, केल्विन में बोलोगे 353.37 है ना भाई। केल्विन से कैसे कन्वर्ट करते हैं, केल्विन इक्वल टू C+273, तो ये जो है इसको बेटा जोड़ देंगे, इसमें तो आ जाता है केल्विन में। बॉइलिंग पॉइंट इसका बहुत ज्यादा लो होता है, ठीक है। पानी का देखो 100 डिग्री होता है इवन पानी का, इसका पानी से भी बहुत कम है। सेकंड है इट इज लाइटर देन वाटर। अगर डेंसिटी की बात करें, वजन की बात करें, किसी भी चीज की बात करें तो ये पानी से हल्का होता है, ठीक है। थर्ड है इट इज मिसिबल विद वाटर इन ऑल प्रोपोर्शन। सवाल है बेटा मिसिबल का मतलब क्या होता है। मिसिबल मतलब होता है मिक्स करना, और इस तरह से मिक्स करना कि दोनों की सेपरेट लेयर ना दिखे। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मान लो एक ग्लास है बेटा, अब घर में अल्कोहल पी रहे हो, जैसे आप शराब कहते हो हिंदी में, आप और से भाषा में दारू कहते हो। अब आप जब अल्कोहल में पानी मिलाते हो, या उल्ट कुछ तो पानी में ही अल्कोहल मिला लेते हैं, या कुछ अल्कोहल में पानी मिलाते हैं, एक ही बात है मेरे भाई। तो क्या ऐसा होता है कि अल्कोहल अलग दिखती है, पानी अलग दिखता है भाई, तो मिक्स हो जाती है ना। जो घर में आप पानी में अल्कोहल मिलाओगे तो मिक्स हो जाएगी, आपको कहीं पे भी सेपरेट लेयर नहीं दिखेगी, उसे कहते हैं मिसिबल होना। तो ये पानी में किसी भी प्रोपोर्शन में मिलाओ मिक्स हो जाती है। ऐसा नहीं कि आपने बहुत अल्कोहल मिलाई है या जरा सा पानी लिया है तो मिक्स नहीं होगी, ऐसा नहीं होता। किसी भी प्रोपोर्शन में मिलाओगे मिक्स हो जाएगी, आपको पता नहीं चलेगा कहाँ पे अल्कोहल है कहाँ पानी है, अलग अलग लेयर नहीं दिखाई देती, ठीक है। नेक्स्ट है अगर किसी भी चीज में 100% है, प्योर इथेनॉल है और कोई चीज नहीं है, तो उसको कहा जाता है एब्सोल्यूट अल्कोहल। ये इंपॉर्टेंट है भाई, 100% ऑफ प्योर इथेनॉल इज कॉल्ड एब्सोल्यूट अल्कोहल। जिस इथेनॉल में 5% वाटर होगा, खाली फिक्स है कि भाई मान लो आपने 95% इथेनॉल लिया, कितना लिया 95% इथेनॉल लिया, और 5% क्या लिया वाटर लिया, तो वो क्या बन जाएगा रेक्टिफाइड स्पिरिट। नेक्स्ट है इथेनॉल इटसेल्फ इज ए गुड सॉल्वेंट, बहुत अच्छा सॉल्वेंट होता है, कई सारी चीजें इसमें मिक्स हो जाती है इजीली। सॉल्वेंट क्या करता है, सॉल्वेंट काम है अपने में, एक सॉल्यूट होता है एक सॉल्वेंट होता है। सॉल्यूट होता है जो कम क्वांटिटी होता है, सॉल्वेंट ज्यादा क्वांटिटी। तो इथेनॉल में किसी भी चीज को आप इजीली मिक्स हो जाते हैं, बहुत अच्छा सॉल्वेंट होता है। ये थी हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी। अब हम चलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज पे। नेक्स्ट है मेरा इसके केमिकल प्रॉपर्टी, किस किस तरह से रिएक्शन करता है। पहला है बेटा देखो न्यूट्रल कैरेक्टर होता है, मतलब ना ये एसिडिक होता है ना ये बेसिक होता है, न्यूट्रल कैरेक्टर शो करता है। मतलब लिटमस पेपर पे क्या था कंडीशन होती है, अगर एसिड होगा तो ब्लू से रेड कन्वर्ट करेगा, बेस होगा रेड से ब्लू, पर ये न्यूट्रल है बेटा तो कन्वर्ट ही नहीं कर पाएगा कोई रिएक्शन। सेकेंड है कंबशन। आपने कहा सर कंबशन क्या होता है, किसी भी चीज को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाना,
क्या कहलाता है बेटा, कंबशन। अब देखो इथेनॉल को जब आप ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाते हो तो क्या देगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O प्लस हीट भी रिलीज होगी, और जिस रिएक्शन में इस साइड हीट होती है उसे क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट है रिएक्शन विद सोडियम। सोडियम बेटा Na है, C2H5OH प्लस Na, तो ये बनेगा, इसका नाम है सोडियम इथॉक्साइड प्लस हाइड्रोजन। मतलब क्या है कि जब भी इथेनॉल को आप ना एल्कली मेटल से रिएक्ट कराते हो, आपने कहा सर एल्कली क्या है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, तो हमेशा वो बेटा ये बना देंगे, अपना सॉल्ट बना देंगे और हाइड्रोजन लिबरेट होगा। यही टेस्ट इस्तेमाल होता है इसकी रिएक्शन, मतलब टेस्ट फॉर अल्कोहल के लिए। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्ट कराना। ये डब्बे में मैंने लिखा बच्चे नेसेंट ऑक्सीजन, याद रखो 90 में क्या लिखा है, नेसेंट ऑक्सीजन। नॉर्मल ऑक्सीजन O2 होता है, नेसेंट ऑक्सीजन ऐसा होता है, डब्बी स्क्वायर ब्रैकेट में हो, इसकी रिएक्टिविटी इससे 1.5 गुना होती है, इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है। ये क्रोमिक ऑक्साइड है बेटा इन प्रेजेंस ऑफ इथेनोइक एसिड, तो क्या बन रहा है, इथेनॉल प्लस हाइड्रोजन, पार्शियल ऑक्सीडेशन पे। पर अगर वो बोले कि कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो गया, आपने कहा सर पता क्या चलेगा कि कंप्लीट होगा नहीं, जहां बेटा एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं जो दूसरे को ऑक्सीडाइज कराते हैं, खुद रिड्यूस होते हैं, ठीक है। अगर माइल्ड वाले हैं, जैसे क्रोमिक ऑक्साइड है तो माइल्ड वाला है। अगर आपने यहाँ पे लिखा एल्कलाइन KMnO4 बेटा, एल्कलाइन KMnO4, KMnO4 का नाम होता है पोटेशियम मैग्नेट। बात समझ आई नहीं आएगी, पोटेशियम मैग्नेट। तो जब आपने अल्कोहल से रिएक्शन कराई इसकी, तो यहाँ भी देखो एसिड बनेगा और ओवरबोर्ड बनेगा। जबकि माइल्ड वालों पे क्या बन रहा था, देखो माइल्ड वालों पे क्या बन रहा है, एल्डिहाइड। कौन सा एल्डिहाइड बन रहा है, इथेनॉल। बट जब आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले रहे हो तो क्या एल्डिहाइड बन रहा है, ये तो एसिड है ना, क्या नाम है इसका, इथेनोइक एसिड। अगेन अगर आपने एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट लिया है, आपने कहा सर फॉर्मूला लिख दीजिए ना, लिख दो ये लो, पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 बेटा, ये होता है क्रोमेट आयन। अगर आपने पोटेशियम डाइक्रोमेट दिया है, दो भी एसिड और वाटर मिलेगा। मतलब चाहे आप एल्कलाइन KMnO4 से करा लो, चाहे आप करवा लो पोटेशियम डाइक्रोमेट से, आपका रिजल्ट वही आएगा, आपका बनेगा एसिड। डिहाइड्रेशन मतलब होता है भाई रिमूवल ऑफ वाटर। मतलब अगर आपने इथेनॉल से वाटर रिमूव कराया बेटा इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, तो आपका क्या बन जाएगा, एल्कीन। और कौन सा एल्कीन है ये, ईथीन। तो जब भी आपसे बोला जाए डिहाइड्रेशन की रिएक्शन लिखो इथेनॉल की इन प्रेजेंस, आपने क्या बना देना है, एल्कीन बना। नेक्स्ट है रिएक्शन विद इथेनोइक एसिड। भाई इथेनोइक एसिड से रिएक्शन करा रखे, देखो बेटा C2H5OH कुछ ऐसे भी तो लिखते हैं, एक ही तो बात है। अब ऐसे क्या होता है, जब ये ऐसे लिखते हैं तो देखो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है, देखो ये H2 हट गया तो ये आपस में जुड़ जाते हैं, इसे कहते हैं एस्टेरिफिकेशन। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपसे पूछी जाती है, एस्टेरिफिकेशन लिखो। तो एस्टेरिफिकेशन में क्या करना है आपने, एसिड को अल्कोहल से बनाना है और एस्टर बन जाएगा। देखो इसकी फ्रूटी स्मेल होती है, फ्रूटी स्मेल बेटा एस्टर की। आपने बोला सर इस एस्टर का नाम क्या है, इसका नाम है इथाइल इथेनोएट बेटा। क्या नाम है, इथाइल इथेनोएट प्लस वाटर। तो ये हो गई हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज। कोई भी रिएक्शन आपसे लिखवा लेते हैं, आपसे पूछेंगे भाई सोडियम से रिएक्शन लिख के दिखाओ, आपसे बोलेंगे पार्शियल ऑक्सीडेशन करके दिखाओ, आपसे बोलेंगे कंबशन करिए, आपसे बोलेंगे डिहाइड्रेशन करिए। तो कोई भी रिएक्शन आपको आए बेटा आनी चाहिए और आपको अच्छे से आनी चाहिए। अब हम देखेंगे यूसेज ऑफ इथेनॉल। भाई इथेनॉल का कहाँ का इस्तेमाल किया, पहले ऐसे फ्यूल किस तरह इस्तेमाल किया था बेटा। जब भी इथेनॉल को जलाते हैं तो बेटा बहुत पॉल्यूशन नहीं होता है, वाटर निकलता है या फिर कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है जो कि हार्मलेस है, क्लियर फ्लेम है, मतलब कोई पॉल्यूशन वगैरह नहीं होता। और जब भी एक इवन है कि इसकी कैलोरिफिक वैल्यू हाई है, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट मिलती है इसको जलाने पे। जब मैं ब्राजील में था बेटा, वो क्या करते थे, गैसोलीन होता है, पेट्रोल नाम से बेचा जाता है, इसमें 25% इथेनॉल होता है। देखो तो इसका ऐसे सब फ्यूल की तरह कैसे इस्तेमाल होता है, बाहर देशों में जा रहा होता है। अल्कोहलिक ड्रिंक में इस्तेमाल होता है इसका। देखो कई सारी अल्कोहलिक ड्रिंक है बेटा, ड्रिंक तो खत्म होने का नाम नहीं, 50 लिख देंगे, बट मेन जो उदाहरण देखो, रम है, वाइन है, बियर है, विस्की है, वोडका है, ब्रांडी है। अब रम जो होती है बेटा उसमें सबसे ज्यादा अल्कोहलिक कंटेंट होता है बेटा, कम से कम 40% होता है बेटा, इतना ज्यादा होता है। देखो जिससे ज्यादा भी आती है 40 से 60 भी हो सकता है। पर जो नॉर्मली अल्कोहल, इसलिए देखो कभी भी देखोगे आर्मी पर्सनल जो होते हैं, जो आर्मी से बिलोंग करते हैं, जनरली रम को ही प्रीफर करते हैं, काफी स्ट्रांग होती है। वाइन में देखो 10 to 12% है। अमीर लोग हैं जिनको बहुत ज़्यादा नशा नहीं करना, सिर्फ फील लेना कि हम पी रहे हैं, तो वाइन का इस्तेमाल करेंगे। बियर सबसे कम होता है 6%, बहुत ज़्यादा नहीं होता। विस्की बात करो, देखो विस्की 40 से 50% है, इसलिए महंगी भी आती है। वोडका में 40% अल्कोहलिक कंटेंट होता है।
ठीक है। बात करें ब्रांडी में 35% टू 60 बहुत सारे टाइप है, ऐसे सिडार भी है, ऐसे टकीला, बहुत सारे टाइप्स है बेटा। मेन जो होते कभी कभार पूछ लेते हैं, एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया था इसी पे क्वेश्चन, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। और देखो एंटीबैक्टीरियल हैंड सैनिटाइजर में अभी देखा था, कोरोना हुआ था, सब लोग हैंड सैनिटाइज कर रहे थे, तो उसमें से स्मेल भी आती है स्ट्रॉन्ग जो सैनिटाइजर अल्कोहल की, है ना। तो इसीलिए देखो हॉस्पिटल में क्या होता है, नीडल वाउंड से चोट लगी आपके कहीं, वहां पे स्टरलाइज करने के साफ करने, सिरिंज को स्टरलाइज करा होगा, कभी आप बार्बर की शॉप पे जाते हो तो वो जो उनका उस तरह होता है उस पर भी सैनिटाइजर वगैरह, इसीलिए ताकि वो एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट है इसका। पेंट वगैरह में इस्तेमाल होता है, मार्कर में होता है, परफ्यूम में होता है, डिओड्रेंट में होता है, बहुत ज्यादा उसमें नहीं होता है, एक बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में होता है। तो आप देख सकते हो कि इथेनॉल कितने ज्यादा हमारा यूज है। इस वीडियो में करेंगे इतना ही, नेक्स्ट वीडियो हम कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो। आज की वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 10 का चैप्टर कार्बन कंपाउंड का टॉपिक फंक्शनल ग्रुप, है ना। फंक्शनल ग्रुप होता है एन एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम विच लार्जली डिटरमाइन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कॉल्ड। एटम और एटम का ग्रुप जो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी डिटरमाइन करे उसे हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। और कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप हमें पढ़ने, देखो एक होता है बेटा एल्डिहाइड, सबके बारे में बताऊंगा क्या क्या होते हैं। एक होता है कीटोन, एक होता है अल्कोहल, एक होता है मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड। आपने कहा कि सर 4 ही तरह के फंक्शनल ग्रुप होते हैं कि और भी होते हैं? बेटा होते तो बहुत सारे हैं, पर अगर मैं 10th लेवल की बात करूं तो आपको इतना ही पढ़ना है। ऐसे तो अमीनो ग्रुप भी होता है, नाइट्रो ग्रुप भी होता है, हेलोजन वालों को भी बेटा फंक्शनल ग्रुप में कंसिडर किया जाता है। आगे बहुत सारे पढ़ेंगे, अमाइड ग्रुप होता है, पर वो हायर क्लासेस में यानी 11th 12th में। अगर मैं 10th क्लास की बात करूं तो आपको इतने ही फंक्शनल ग्रुप करने हैं। अब इनके बारे में जानेंगे, देखो क्या होते हैं, देखो एक एक करके ना। चलो सबसे पहले मैं लिख लेता हूं एल्डिहाइड, या फिर एक काम करते हैं मैं लिख लेता हूं बेटा अल्कोहल। अल्कोहल जिसे आप शराब कहते हैं, आप दारू कहते हैं, अल्कोहल, ठीक है। अल्कोहल का फंक्शनल बेटा सफिक्स जो लगता है वो लगता है ऑल, या रखना है OL ऑल, ठीक है। और जो इसका भाई फंक्शनल ग्रुप होता है OH, ठीक है। अब आपने कहा सर ये तो चीज समझ आ गई कि अल्कोहल का सफिक्स होता है लास्ट में लगेगा ऑल, फंक्शनल ग्रुप होता है OH, ठीक है। अब बनाने कैसे, बनाने के लिए क्या आएगा, हमें बनाना होगा मिथेनॉल। किसी ने आपसे बोला भाई इथेनॉल बना दे, किसी ने बोला प्रोपेनॉल बना दो, किसी ने बोला ब्यूटेनॉल। अभी देखते रहते हैं ना। देखो सबसे पहले बेटा आपने कैसे समझना, तो कैसे बनाना, देखो सबसे पहले आपने बोला सर मिथ है, और मैंने आपको बार बार बता रहा हूं कि मिथ मतलब होता है 1 कार्बन, इथ मतलब 2, प्रोप मतलब 3, ब्यूट मतलब 4, पेंट मतलब 5, ठीक है। तो आपने कहा सर मिथ के लिए 1 कार्बन लगा दो C, मैं लगा दो। जब मिथ के लिए आपने 1 कार्बन लगाया C, ठीक है। अब आपने बोला सर फंक्शनल ग्रुप भी पक्का ही आएगा बेटा, फंक्शनल ग्रुप भी पक्का आएगा, तो आपने कहा फंक्शनल ग्रुप लगा दो उसके साथ OH। और आपको याद रखना है OH की वैलेंसी 1 होती है, ठीक है। अब ठीक है, कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है आप मुझे बताना। आपने कहा सर कार्बन की 4 वैलेंसी होती है टेट्रावैलेंट, 1 इसने पूरी कर दी, बाकी 3 कौन पूरी करेगा, बाकी 3 कौन पूरी करेगा, H। तो 1 H यहां लगाया, 1 H यहां लगाया, 1 H यहां लगाया, तो क्या बन गया ये मिथेनॉल। देखो वैलेंसी पूरी 1 2 3 4 हो गई। देखो तो इसका फॉर्मूला क्या बना, CH3OH, कोई दिक्कत। और केमिस्ट्री में CH3 को बोला जाता है मिथाइल, तो ये क्या बन गया मिथाइल अल्कोहल। तो एक नाम तो इसका भाई मिथेनॉल भी है, एक नाम इसका मिथाइल अल्कोहल भी है। अगर आपसे बोलेंगे मिथेनॉल मिथाइल अल्कोहल बनाना है तो सबसे पहले बेटा आपने देखना है कितने कार्बन लगाऊं, फंक्शनल ग्रुप जोड़ना मस्ट है, फंक्शनल ग्रुप जोड़ना मस्ट है, बिना फंक्शनल ग्रुप के काम नहीं बनेगा। देखो नेक्स्ट इथेनॉल, ठीक है। अब आपने कहा सर इथेनॉल क्या है, 2 कार्बन, फंक्शनल ग्रुप यहां लगा दिया OH और OH की 1, ठीक है। यहां तक तो पता ही था। अब आपके दिमाग में सर यहां फंक्शनल ग्रुप लगा दूं, बेटा लास्ट में लगाते सफिक्स जाता है ना, कोशिश कर लास्ट में लगाने, ठीक है। अब देखो कितनी वैलेंसी 1 2, बाकी 2 कौन पूरी करेगा, हाइड्रोजन। इसकी कितनी वैलेंसी है, 1 2 3 4। तो देखो बना नहीं बना, इसको कैसे लिखते हैं, देखो इसको लिख दूंगा CH3, इसको लिख दूंगा CH2, तो ऐसे लिखते हैं CH3 CH2OH, हाँ कि ना। या फिर अगर आपने सारे देखो C2 कितने आ गए, C2 आ रहे हैं, H5OH। जनरली बुक्स में आपको इस तरह से देखिएगा बेटा,
कोई दिक्कत। और C2H5 को हमारा क्या बोलते हैं, इथाइल, तो इसको इथाइल अल्कोहल भी बोलेंगे। बात समझ आ रही है इसको, है ना। एक और देखे ट्राई, ऐसे बनाते जाना है। एक और देखिए प्रोपेनॉल, है ना। अब तो आपको समझ आ गया सर, 3 कार्बन लगा दूंगा, लास्ट में फंक्शन ग्रुप लगाना मस्ट होता है, लगा दिया, एक एच, देखो वैलेंसी पूरी हो गई। तो क्या बन गया फॉर्मूला मेरा, CH3 CH2 CH2OH, या लिखता हूं इसको C3H7OH, है ना, प्रोपाइल अल्कोहल, या फिर मैं बोलूं प्रोपेनॉल। अब आ रहा है समझ, धीरे धीरे समझ आ गया अल्कोहल। ऐसे अगर आपने ब्यूटेनॉल बनाना हो, भाई ब्यूटेनॉल के लिए क्या करोगे, अब तो समझ आ गया, 1 2 3 4 OH लगा दिया, H लगा दिया, H, अब तो समझ आ गया भाई, इसलिए फास्ट कर रहा हूं। तो ये बन गया मेरा ब्यूटेनॉल। पेंटेनॉल बनाना तो भाई पेंटेनॉल 5 कार्बन का बन जाएगा, ठीक है, रब कर दें। चलिए पहला फंक्शन ग्रुप हो गया मेरा अल्कोहल। एल्डिहाइड, ठीक है, एल्डिहाइड का सफिक्स लगेगा अल, AL, अल बेटा, लास्ट में अल आएगा, ठीक है। और फंक्शनल ग्रुप होता है CHO, याद रखना है, फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, CHO। अब देखना जरा एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले आपको बेटा कोई कहेगा मिथेनॉल बनाओ, तो जब आपने देखा लास्ट में अल आ रहा है तो आपने कहा एल्डिहाइड है, तो हमें पता लग गया, अच्छा मिथ मतलब 1 कार्बन। तो आपने कहा सर देखो 1 कार्बन आ रहा, मिथ मतलब 1 कार्बन, और वो तो फंक्शनल ग्रुप में ही आ जा रहा है ना भाई। आपने कहा सर देखो CHO को जब भी लिखेंगे ऐसे लिखेंगे बेटा, याद रखना, इस तरह लिखते, ये रटना पड़ेगा। CHO को जब भी लिखेंगे तो C�XX इस तरह लिखेंगे, ठीक है। अब आपने बोला सर देखो मिथ मतलब था 1 कार्बन, तो वो तो फंक्शनल ग्रुप में पहले ही आ गया, और फंक्शनल ग्रुप लगाना है तो अब तो कार्बन आ नहीं सकते, वो तो फिर बदल जाएगा। तो आपने कहा चलो इसी की वैलेंसी पूरी कर दो, 1 2 3, और चौथी कौन पूरी करेगा, तो इसका फॉर्मूला होता है बेटा HCHO। ये देखो ऐसे लिखते हैं, तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। बात समझ आई, चलो दूसरे पे लिख लेते हैं, इथेनॉल। क्या लिखना है, इथेनॉल। आपने कहा इथ मतलब कितने कार्बन भाई, 2, कोई दिक्कत। और आपने कहा सर देखो फंक्शनल ग्रुप तो लास्ट वाले पे लगा, पूरा कर देता हूं, ये लो, है ना। वो तो 2 मतलब इंक्लूड हो गया फंक्शनल ग्रुप में, ये नहीं कि फंक्शनल ग्रुप का कार्बन अलग से लगेगा, अलग कार्बन ना, इथ मतलब टोटल फंक्शनल ग्रुप मिला के ही 2 कार्बन आएंगे, ठीक है। आपने कहा सर देखो 1 2 3 4, एक डाउट आपके दिमाग में, ऑक्सीजन और कार्बन की डबल बॉन्ड क्यों आ रहा है बेटा, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 10 8, तो 2 और 6, तो इसकी वैलेंसी जो आती है ना वो आती है 2, इसलिए इसके बीच डबल बॉन्ड आ रहा है, ठीक है। एक देखो 1 2 3 4, हमेशा कार्बोक्सिजन के बीच डबल बॉन्ड ही लगाओगे आप, 1 2 3 4। तो इसका फॉर्मूला जो बनता है आपके सामने इस तरह आएगा। कई बच्चे कहते हैं फॉर्मूले रट्टे मार लो, अच्छी बात है बेटा, पर बनाना सीख जाओगे ना, कोई भी आ सकता है ना, रट्टे मारोगे, 1 रट्टे 2 रट्टे। अब आप बनाते चलो, हम यहाँ पे प्रोपेनल, ठीक है। अब प्रोप मतलब कितने कार्बन, 3 बना दिया आपने कहा सर 3 कार्बन लगा दिए, लास्ट वाले को फंक्शनल ग्रुप CHO होता है, बना दिया, 1 2, इसकी देखो 4 पूरी है, इसकी 1 2 3 4, 1 2 3, तो बनेगा CH3 CH2 CHO बन गया मेरा। तो ये है मेरा प्रोपेनल का। अगर आपसे किसी ने कहा है ब्यूटेनॉल बनाना, भाई कितने ही बना लो, बस कार्बन बढ़ाते जाओ, क्या करना उसमें, आप लगा दिए 1 2 3 4, लास्ट वाले पे फंक्शनल ग्रुप 4 हो गया, 1 2 3 4, 1 2, ये लो CH3 CH2 CH2 CHO, ये बन गया आपका ब्यूटेनॉल फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। याद है, समझ आ गया। मैंने 2 फंक्शनल ग्रुप कर लिए, पहला मैंने करा एल्डिहाइड वाला, नहीं पहला मैंने करा अल्कोहल, दूसरा कर लिया एल्डिहाइड। अब हम चलते हैं नेक्स्ट वाले पे, अब हम चलते हैं नेक्स्ट वाले पे। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप है बच्चा मेरे कीटोन, और इसके लिए सफिक्स क्या आएगा, ONE, ऑन, वन मत बोलना, ऑन, ठीक है। और भाई फंक्शनल ग्रुप होता है C�XX O। आपने कहा सर पहले जैसे लग रहा है, बिल्कुल एक जैसे लगते हैं भाई। एल्डिहाइड होता है CHO, ऐसे देखो, और कीटोन होता है C�XX O, ये कीटोन है। आपको याद रखना है, जब भी कीटोन आएगा बच्चे बीच में आएगा। तो एक बात आप मुझे बताओ, अगर कोई भी चीज बीच में कब आ सकती है, आपने कहा हम दोनों के बीच एक लड़का और बैठा है, तो उसका मतलब क्या है, हम होंगे कम से कम
3, तभी तो बीच में आ रहा है भाई। बिटवीन का मतलब दो चीजों के बीच में, तो दो चीजों के बीच में कब होंगे 3। तो हमेशा रखना है कीटोन जो है बीच में आता है। तो एक बात सुनो बेटा, मिथ में 1 कार्बन होता है, इथ में 2 होता है, प्रोप में कितने होते हैं 3। तो ये कहां से स्टार्ट होता है, प्रोपेनॉन से। मतलब मिथेनॉन कुछ नहीं होता, इथेनॉन कुछ नहीं होता, सीधा ये प्रोपेनॉन से स्टार्ट होता है। इसका दूसरा नाम बेटा एसीटोन भी होता है। आपने नेल पॉलिश रिमूवर में इसका आपने कहा सर बनाना कैसे, देखो बेटा प्रोप मतलब 3 कार्बन, कोई दिक्कत, ठीक है सर, क्योंकि बीच में आना है ना, बीच में मतलब अब मैं देखो समझाऊंगा आगे। देखो आपने कहा सर फंक्शनल ग्रुप तो है नहीं, कोई नहीं, बीच वाले को फंक्शनल ग्रुप में कन्वर्ट कर लो, हो गया। 1 2 3 4 हो गए इसके, देखो 1 2 3 4, इसका 1 2 3 4, तो क्या बन गया मेरा CH3CO CH3, ये बन गया प्रोपेनॉन या एसीटोन। बात समझ आ गई नहीं आ गई, ठीक है भाई। 3 कार्बन लगाने, प्रोप मतलब 3, कीटोन बीच में आएगा। आपने कहा सर जरा ब्यूटेनॉन बना के दिखाना। अब चलते जरा ब्यूटेनॉन पे, देखो ब्यूटेनॉन 1 2 3 4, ठीक है, ब्यूट बन गया। ऑन मतलब बेटा आप बच्चों का डाउट होता है सर बीच में एग्जैक्ट कहां से आएगा, तो 4 है 5, बेटा बीच का मतलब ये भी बीच में है, यहां भी लगा सकते हो, आपकी मर्जी है। जब नेमिंग पढ़ाऊंगा तो ये बताऊंगा कि खाली नाम चाहिए, कई बार ऐसा होता है ब्यूट 2 ऑन, ब्यूट 3 ऑन, ऐसे बदल जाता है नाम, है ना। फिलहाल अगर आपने कहा सर यहाँ पे लगा दो, लास्ट में आप कोशिश करना ऐसे लगाना, बीच में, ये भी बीच में, मतलब ये जो फंक्शनल ग्रुप है बीच में आना चाहिए, ठीक है। तो 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4, तो क्या बन गया CH3 CH2 CO CH3। बात समझ आ गई नहीं किस तरह से करना है। ऐसे अगर आपको पेंटेनॉन बनाना हो बेटा, पेंटेनॉन लिख लो यहाँ पे, पेंटेनॉन, घबराने का नहीं है। 1 2 3 4 5 लगा दो, एक पूरे कर दो, वैलेंसी लो, ये बन गया आपका पेंटेनॉन। तो आपने देखो नाम से ही पता लग जाए, किसी के लास्ट में अल आ रहा है तो एल्डिहाइड है, ओल आ रहा है तो अल्कोहल है, ऑन आ रहा है तो कीटोन है, और कीटोन हमेशा बीच में आता है, इसलिए भाई मैंने प्रोपेनॉन से स्टार्ट करा है। यहाँ तक समझ आगे नहीं आगे, बोलो लिख लो एक बारी फटाफट इसको, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा चौथा फंक्शनल ग्रुप है, चौथा फंक्शनल ग्रुप है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसके लास्ट में आता है ओइक एसिड, सफिक्स इसे कहते हैं लास्ट में ना, और जो इसका वो होता है COOH। मैं आपको समझाऊंगा बेटा कैसे, देखो, और इसको ऐसे लिखते हैं कैसे, C+OH, ये है, ठीक है। अब सबसे पहला देखो, सबसे पहला बनता है मिथेनोइक एसिड, या फिर इसका नाम जो होता है फॉर्मिक एसिड। आपने क्वेश्चन पढ़ा था कि जब एक एसिड बेस वाले चैप्टर में, कि जब आपको कोई चींटी काटती है तो कौन सा एसिड आपकी बॉडी में इंजेक्ट करती है, यही फॉर्मिक एसिड होता है ना। अब देखो मिथ मतलब क्या है, 1 कार्बन, ठीक है, और अब मैंने आपसे बोला बेटा फंक्शनल ग्रुप तो आना ही है, तो आपने कहा सर फंक्शनल ग्रुप का ही कार्बन आ गया, लो अब कार्बन थोड़ा लगा सकता भाई, वो तो इथ में हो जाएगा एक, तो ये हो गया 1 2 3, चौथा बेटा पूरा कर दो, लो हो गया। तो कैसे आएगा, HCOOH, लो आया समझ, ये होता है मिथेनोइक एसिड। आपसे किसी ने बोला भाई इथेनोइक एसिड बनाना, इथेनोइक एसिड, और इथेनोइक एसिड का दूसरा नाम क्या है, एसिटिक एसिड। आपसे किसी ने बोला इथेनोइक एसिड बनाना, देखो इथ मतलब कितने कार्बन आएंगे 2, और दूसरे वाले कार्बन पे क्या आ जाएगा, फंक्शनल ग्रुप आ गया नहीं आ गया भाई, इसी के साथ आ गया ना पूरा, ये पूरा फंक्शनल ग्रुप बेटा ऐसे लिखते हैं, या COH है इसको बस लिखते हैं ऐसे C+OH, तो वो बना दिया। अब देखो 1 2 3 4, तो क्या आ गया CH3COOH, इसका नाम है इथेनोइक एसिड और एसिटिक एसिड। अचार वगैरह में इसका इस्तेमाल होता है ना। नेक्स्ट बनाना है प्रोपेनोइक एसिड, बनाते जाओ यार जो भी पूछा है, बस याद रखना जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है हमेशा लास्ट में आएगा, ये बीच में नहीं आते पूरे, लास्ट में आते हैं। देखो लास्ट में आ रहा है मिथेनोइक एसिड, देखो लास्ट में आ रहा है, तो इसमें भी लास्ट में आएगा। 1 2 प्रोप बन गया, 1 2 3 4,
1 2 3, तो क्या बन गया CH3 CH2 COOH, इसे क्या कहते हैं हम, प्रोपेनोइक एसिड। बात समझ आ रही बेटा किस तरह से आपको फंक्शनल ग्रुप के एल से बनाने हैं ये कंपाउंड। इस वीडियो बेटा करेंगे इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।